सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी के सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन लगभग अब तक आ जाना शुरू हो जाने चाहिए थे। 16 अप्रैल को आपका फेज 12 का, उसके बाद में 22 अप्रैल को सीजीएल का। लेकिन नोटिफिकेशन आने की जगह पे एसएससी की वेबसाइट पे एक नोटिस आता है और जिस नोटिस में लिखा होता है कि एसएससी का जो कैलेंडर है वो अंडर रिव्यू है और उसको अपडेट करके जल्द ही पब्लिश करा जाएगा एसएससी की वेबसाइट पे। यानी कि ये एक बहुत ही क्लियर सा इंडिकेशन था जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को, सारे टीचर्स को, सबको समझ आ गया कि एसएससी में काफी सारे बदलाव होने जा रहे हैं और जिन बदलाव के चलते एसएससी ने अपने एग्जाम्स को थोड़ा सा टाल दिया है। तो बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के मन में भी होंगे और पिछले काफी टाइम से मैंने इस पर कोई भी वीडियो आपके लिए नहीं बनाई थी। तो आज एक टॉपिक में एक छोटा सा उसमें से उठाया, उस पर आज बात करूंगा और ऐसे करके मैं एक दो वीडियो और भी लेके आऊंगा जहां पे वेंडर से लेके जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं उनके बारे में ऑथेंटिक जानकारी और सही जानकारी आपको दूंगा। कई बार क्या होता है कि आप लोग इधर उधर की कोई भी जानकारी लेके खुद को मिसलीड कर रहे होते हैं और साथ ही साथ में बिना बात परेशान हो रहे होते हैं। जो आपके लिए एक गोल्डन टाइम है, उस गोल्डन टाइम को आप अपनी चिंताओं में व्यतीत कर रहे होते हो, ना कि पढ़ाई करके। तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, आप पढ़ाई कर पाए, इसीलिए मैं ये सारी वीडियोस लेके आ रहा हूं जिससे कि आप लोगों का जो दिमाग है वो इधर उधर ना भटके और पढ़ाई पे ध्यान रहे। आइए शुरुआत करते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन की बात डिले हो गई तो यहाँ पे आपको जैसे कि पता ही होगा कि जब हम एसएससी सीजीएल में 2024 में जो उथल पुथल हुई उसके अगेंस्ट में वहां पे एसएससी हेडक्वार्टर जाके जब प्रोटेस्ट करी थी तो मीटिंग में चेयरमैन साहब ने यही कहा था कि अब की बार काफी सारे बदलाव होंगे। उसके बाद में मैं खुद भी वहां पे गया और हमने एक रिफॉर्म्स की पूरी लिस्ट एसएससी को अगले 2 दिन बाद जाके थमाई कि क्या क्या उनमें रिफॉर्म्स होने चाहिए। और उन रिफॉर्म्स में बहुत सारी चीजें शामिल थी और उनमें से बहुत सारी चीजें होने भी वाली हैं। तो कुछ लोग उस चीज को लेकर ना मिसलीड कर रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या पैटर्न चेंज हो गया है? कुछ कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, कुछ कह रहे हैं हो चुका है। पहली बात, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी जस्ट नोटिफिकेशन डिले हुआ है और नोटिफिकेशन डिले हुआ है इसका मतलब है आपके पास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है। और ध्यान रखना, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम है ना, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास में भी एक्स्ट्रा टाइम है। यानी कि आप लोगों को इस टाइम को ना वेस्ट नहीं करना है, आपको इस टाइम को ना यूटिलाइज करना है और जितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं उस बेहतर तरीके से करना है। आइए अब पॉइंट की बात करते हैं कि क्या पैटर्न में बदलाव होने वाला है और क्या पैटर्न में बदलाव होना जरूरी है। तो क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे अगर पैटर्न में बदलाव होता है। मैं फिर कह देता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पैटर्न में बदलाव हो, लेकिन संभावना काफी स्ट्रांग है कि पैटर्न में बदलाव हो सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो अभी आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है एसएससी का ये है क्या। तो आपको पता ही होगा कि एसएससी में सबसे पहले प्रीलिम्स का पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्री एग्जाम की तो इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मैं मार्क्स पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, आप थोड़ा सा ना क्वेश्चंस पे ध्यान देना। 100 क्वेश्चंस होते हैं और फिर भी अगर मेंशन करना ही है तो 200 आपके मार्क्स होते हैं। और ये जो एग्जाम है ये जस्ट और जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि जब आपकी कट ऑफ लगती है फाइनल तो इस एग्जाम के मार्क्स आपके नहीं जोड़े जाते हैं। इसके बाद में आपका टीयर 2 का एग्जाम होता है जिसको ज्यादातर बच्चे मेंस का एग्जाम कहते हैं, एसएससी सीजीएल मेंस जिसको जनरली बोल दिया जाता है। मेंस के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 130 क्वेश्चन होते हैं, ओनली 130 क्वेश्चंस। अब आप कहोगे मैं ये ओनली क्यों कह रहा हूं, और यही जड़ है कि जिसकी वजह से एसएससी को फोर्स होना पड़ रहा है, मतलब एसएससी को मजबूर होना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं पैटर्न में बदलाव करें। एक बार इस पे भी डिस्कस करेंगे कि 130 क्वेश्चन होना नुकसानदायक क्यों है आप लोगों के लिए, नुकसानदायक क्यों है जेन्युइन बच्चों के लिए। मैं इस बात पर अच्छे से बात करूंगा, तो बिना वीडियो को ना पूरा देखे अपना ओपिनियन मत बनाना, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो, समझो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और 130 क्वेश्चन है और इसके 390 नंबर बन जाते हैं। जब भाई हम मार्क्स को देखते हैं ना, हमें लगता है यार 390 में से तो आसानी से कट ऑफ लगाई जा सकती है, बहुत मार्क्स हैं। लेकिन ना मैं कह रहा हूं कि मार्क्स मिसलीडिंग है, आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। सिर्फ 130 क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में पता है लगभग कितनी पोस्ट हैं? आपके एग्जाम में लगभग 70 प्लस पोस्ट हैं टोटल। पता है जनरली क्या होता है, जब एक एग्जाम होता है तो एक तरीके की उसमें पोस्ट होती है और उस एक सिंगल पोस्ट को सेलेक्ट करने के लिए बच्चे, सामान्यतः क्या होता है 100 नंबर का पेपर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ना आपको ये बात बहुत ध्यान से देखनी है कि लगभग 70 तरीके की पोस्ट होती है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। इसी प्रकार से हम सीएचएसएल की बात करते हैं तो सीएचएसएल में
मेंस का जो पेपर होता है वहां पे आपके और 10 क्वेश्चन कम हो जाते हैं और 120 क्वेश्चन रह जाते हैं बस, और यानी कि 360 नंबर रह जाते हैं। ठीक है, अब ये क्यों आपका ना हानिकारक है, इसके लिए मैं ना आपको डाटा दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा एक बार ना समझने का प्रयास करना। डाटा दिखाने से पहले एक बार ना एग्जिस्टिंग पैटर्न जो है और जो पुराना पैटर्न है उसको कंपेयर कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग पैटर्न आपका क्या है, 130 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन की ऑन एन एवरेज जो वैल्यू है, तो वैल्यू पर क्वेश्चन आपकी कितनी है, मैं नेगेटिव वैल्यू को नहीं जोड़ रहा हूं, तो वो आप कहोगे कि नेट में 3 नंबर का, ठीक है, तो 3 मार्क्स एक क्वेश्चन की वैल्यू है। ठीक है, 3 मार्क्स। लेकिन अगर हम पुराना पैटर्न देखें एसएससी सीजीएल का, ओल्ड पैटर्न में क्या था मेरे भाई, कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम था वो सेम 100 क्वेश्चंस होते थे, 200 नंबर होते थे। मेंस का जो एग्जाम होता था उसके अंदर 2 पेपर होते थे, एक इंग्लिश का होता था और एक मैथ्स का। पहले मैथ्स होता था फिर इंग्लिश होती थी। इंग्लिश में टोटल 200 क्वेश्चंस होते थे, मैथ्स में 100 क्वेश्चन होते थे, दोनों ही 200-200 नंबर के होते थे। और इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी होता था, जो कि आपका बेसिकली लिखने वाला जो पेपर होता है 100 नंबर का होता था। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करूं, तो जब फाइनल कट ऑफ लगती थी तो आपके पास में क्या है, 100 और 200, 300 और 100, 400, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 400 क्वेश्चंस। और टोटल नंबर मार्क्स कितने हो जाते हैं आपके, तो 200, 200 और 200। ये डिस्क्रिप्टिव को मैं नहीं जोड़ रहा हूं अभी, क्योंकि यहां पे मैंने कुछ नहीं जोड़ा है। तो 600 आपके बेसिकली मार्क्स हो जाते हैं। तो नेट में अगर देखोगे तो आप कह सकते हो कि 1.5 मार्क्स पर क्वेश्चन, इतना ही तो बना भाई। अब देखो इससे कितना बड़ा गेम आपके सामने निकल के आएगा, एक बार ध्यान देना। ठीक है, पर क्वेश्चन, ठीक है, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स आ रहे हैं, 1.5 मार्क्स, 1.5 नंबर आ रहा है पर क्वेश्चन। एक बार अगर आप डाटा देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि सर जो आप बात कह रहे हैं वो कितनी जेन्युइन है। ठीक है, एक बार समझना। अगर मैं एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट का आपको दिखाऊं, ये एक एक्सेल सीट हमने बना रखी है। अगर आप इसको देखोगे ना तो ये तो देखो C1 C2 ये तो पोस्ट आपकी जेएसओ वाली, इनको तो छोड़ दो। ये एएसओ इन सीवीसी, इनमें वैकेंसीज बहुत कम है, इनकी पोस्ट आपको ना बहुत ऊंची दिख रही है। लेकिन ना एक्चुअल जो पोस्ट है ना जिनमें काफी वैकेंसीज ठीक रहती है, ये 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी वाली पोस्ट है, तो उनको छोड़ दो। एक ठीक ठाक वैकेंसी वाली जो पोस्ट आपको दिखाई देगी वो आपको एमईए दिखाई देगी, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है जनरली। तो 362 पे एमईए की कट ऑफ गई है, कितने पे गई है भाई, 362, 362। और अगर हम जो बॉटम वाली कट ऑफ देखें पीएएसए और जो आपका पीए की कट ऑफ होती है सबसे लास्ट में, तो क्या गई है, 335 तो गई है पीएएसए की, और 339 गई है बेसिकली आपकी टैक्स असिस्टेंट की। यानी कि टीए और एमईए में टोटल कितने नंबर का डिफरेंस है, 23 का। ठीक है, लेकिन अगर हम ये भी देख लेना 35 वाला भी, तो टोटल 27 नंबर का डिफरेंस है। यानी कि टॉप पोस्ट एमईए और बॉटम पोस्ट पीएएसए, टॉप पोस्ट और बॉटम पोस्ट में कितने नंबर का डिफरेंस है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, जो अभी जो नया पैटर्न के हिसाब से हम चल रहे हैं, इस वाले पैटर्न के हिसाब से, तो 2024 इसमें जो आपके सामने रिजल्ट है मैं एक बार लिख रहा हूं। टॉप पोस्ट, ठीक है, और टॉप पोस्ट यानी कि एमईए को हम ले रहे हैं, और बॉटम पोस्ट, ठीक है, बॉटम पोस्ट में हम या तो पीएएसए को लेंगे और या टीए को लेंगे। टीए को इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि पहले पीएएसए एसएससी सीएचएसएल में होता था, सीजीएल में नहीं होता था। बॉटम पोस्ट में आप मान सकते हैं कितनी है, 335 गई है, और यहां पे कितनी गई है, 362 गई है। ठीक है, यानी कि टोटल डिफरेंस आपका कितना है, टोटल डिफरेंस आपका कितना है, आप कहोगे सर 27 नंबर का। एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 25 नंबर। एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी, सॉरी 3 नंबर, नॉट 25 नंबर। एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, 3 नंबर। यानी कि आपकी टोटल डिफरेंस कितने क्वेश्चन का आया, 9 क्वेश्चंस। यानी कि जिसको ना टॉप पोस्ट मिल रही है और जिसको बॉटम पोस्ट मिल रही है, उनके बीच में सिर्फ 9 क्वेश्चन का डिफरेंस है। लेकिन अगर यही और इसको 2023 में भी देखें, 22 में तो वैकेंसीज बहुत थी, लेकिन अगर 23 में देखें तो क्या है, तो 2023 का डाटा ये है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है कोई पोस्ट, लेकिन ज्यादातर डाटा सही है। ठीक है, तो एक आधा अगर पोस्ट का ऊपर नीचे कुछ हो रखा हो तो ज्यादा ध्यान मत देना। एमईए का अगर हम देखें, ठीक है, तो एमईए की कट ऑफ कितनी थी, 331। और अगर पीएएसए का देखें तो कितनी थी, पीएएसए का देखें तो कितनी आपकी, यूडीसी वैसे दे रखी है यहाँ पे 302, यूडीसी का ही देख लेते हैं। टैक्स असिस्टेंट 301, 302, 303, ये जनरल वाली देख लेते हैं।
ठीक है, तो यानी कि 302 पे गई है और 331 पे गई है, यानी कि लगभग कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है भाई, लगभग कितने नंबर का डिफरेंस है। तो 2023 में अगर हम डिफरेंस देखें तो लगभग लगभग वही 30 नंबर के करीब का डिफरेंस मान लेते हैं। 30 मार्क्स टॉप पोस्ट और बॉटम पोस्ट में, यानी कि देखा जाए नेट में कितने 10 क्वेश्चंस, यानी कि 10 क्वेश्चन में ये डिसाइड हो जा रहा है कि किसको एमईए मिलना चाहिए और किसको टीए या पीए ऐसे मिलना चाहिए। लेकिन यहीं पे अगर हम पुराने पैटर्न की तरफ एक बार रुख करें अपना, जैसे 2020 खोलते हैं मेरे भाई, 20 में एक बार एमईए की कट ऑफ देखना कितनी गई है, आप कहोगे सर 601, ये वाली कट ऑफ दिखाई दे रही है आपको, 601 गई है, ठीक है। और अगर जो बॉटम की कट ऑफ है, अगर उनको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कितनी आपको दिखाई देंगी, तो बॉटम की कट ऑफ 526, 601 526, कितने का डिफरेंस आया, आप कहोगे सर 75 नंबर का। यानी कि जो ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो ओल्ड पैटर्न में अगर हम 2020 की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो 20 में जो डिफरेंस आया है वो 75 मार्क्स का डिफरेंस है। और 75 मार्क्स का मतलब क्या है, अभी क्वेश्चंस भी देखोगे ना तो और भी समझ आएगा। एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी थी, 1.5 नंबर, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चंस का स्कोप है। 50 क्वेश्चंस, सिली मिस्टेक्स हो या कोई और चीज हो, 50 क्वेश्चंस का ओवरऑल स्कोप आपके पास में था जब आपका पुराना पैटर्न था। जब आपका ये जो नया पैटर्न है ना, ये स्कोप ही नहीं छोड़ता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि जीएस का नेचर कैसा है, जीएस का नेचर ना बहुत खराब है। कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि मतलब जो भी पढ़ने वाला बच्चा है वो जनरली पढ़ के नहीं जाता है, जिसका तुक्का फिट बैठ गया उसका बैठ गया, जिसका नहीं बैठा उसका नहीं बैठा। इससे क्या होता है कि ये जो पेपर है उसमें मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की आपने जितनी भी मेहनत करी हो वो सब मेहनत पे पानी फिर जाता है अगर जीएस में लगाए गए 4 से 5 तुक्के आपके गलत हो गए। और अगर आपने वो 4 से 5 तुक्के नहीं लगाए तो पानी वैसे ही फिरा हुआ है, क्योंकि जीएस आ ऐसा रहा है कि अगर सिर्फ वो क्वेश्चन करके आए बच्चा, अगर बच्चा ऑप्शन एलिमिनेट ना करे, थोड़े बहुत अपना गैस ना करे, तो फिर क्वेश्चन ही पता चले कि 25 में से क्वेश्चन ही आपने 10 अटेम्प्ट करे, तो 25 में से 10 क्वेश्चन पे तो फिर वैसे ही लगता है खत्म है सब। तो 5 6 7 8 तुक्के तो लोग वैसे ही मारते हैं। जिसके 5 6 तुक्के गलत वो सिलेक्शन से बाहर, जिसके 5 6 तुक्के सही वो सिलेक्शन में अंदर। ज्यादातर ये हो रखा है, तो एग्जाम ना बहुत ज्यादा लक बेस्ड हो रखा है। और अगर गलती से जिसके मैथ्स में 1 2 सिली मिस्टेक हो गई या इंग्लिश में या रीजनिंग में कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई, तो भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। यानी कि लोगों को, स्टूडेंट्स को ना मशीन समझ रखा है कि सिली मिस्टेक्स तो आप कर ही नहीं सकते हो। जिस एग्जाम पेपर को बनाने में एसएससी वाले एक एक शिफ्ट में 10 10 11 11 मिस्टेक कर सकते हैं, वहां पे स्टूडेंट से अगर 3 से 4 सिली मिस्टेक हो गई तो वो सिलेक्शन से बाहर है, चाहे वो कितना भी जेन्युइन क्यों ना रहा हो। ये हालत है आज के पैटर्न में एग्जाम की। और पुराने पैटर्न में आपको पता है कितना स्कोप था, 50 क्वेश्चन का आपके पास में स्कोप था। आज कितना है, 9 10 तो एसएससी खुद गलत कर देता है। इससे एक चीज और भी क्या हुई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा कम है कि एक क्वेश्चन पे ना सब कुछ उथल पुथल हो जा रहा है। टॉपर वाले के और जो सबसे लास्ट सिलेक्शन लिया है उसके क्वेश्चंस में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन का गैप है नंबर में। सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन के अंदर टॉपर बन जा रहा है आदमी। यहां पे क्या था कि जो टॉपर था ना और जिसने सबसे लास्ट पोस्ट ली थी वो था, उसमें ना कम से कम 60 65 70 क्वेश्चन का गैप था। तो वो एक्चुअल में था यार 65 70 क्वेश्चन इस आदमी ने ज्यादा करे इसीलिए टॉपर है। अभी क्या है, बस जिसके 2 तुक्के सही उसकी सारी चीजें सही। इस चीज को जब चेयरमैन साहब के सामने भी हम लोगों ने एक्सप्लेन करा, उसमें चीजों को लिख के बताया, तो उनको भी ये बात लगी कि यार ये फ्लॉ तो है पैटर्न में, यानी कि दिक्कत तो है, यानी कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने कम हैं। अब आप एक चीज और समझना इसमें, इसी कट ऑफ को एक बार ध्यान से देखो, क्योंकि आप देखोगे ना टॉप कट ऑफ 2023 की खोलना एक बार, 23 में अगर सबसे ऊपर की कट ऑफ देखोगे तो क्या है, 338 है ईडी वाली जो है, ठीक है। और बॉटम वाली कट ऑफ कितनी थी, 302 थी, है ना। 338 302 में कितने नंबर का गैप है, आप कहोगे सर 36 नंबर का, यानी कि 12 क्वेश्चन का गैप है। आपके 36 नंबर के गैप में कितनी पोस्ट की कट ऑफ लगनी है, लगभग 70 पोस्ट की कट ऑफ 36 नंबर में लगनी है। पॉइंट में कट ऑफ जा नहीं सकती थी क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन था नहीं, तो पॉइंट में नंबर आने से रहे। पॉइंट में नंबर नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि एक नंबर पे, जैसे कि 320 को एक बार मैं आपको दिखाता हूं यहां पे ओपन करके,
जब आप 320 को ध्यान से देखोगे ना तो आप पाओगे CSS की कट ऑफ 320, ASO इन IB की कट ऑफ 320, ASO इन AFHQ की कट ऑफ 320, असिस्टेंट इन माइंस की कट ऑफ 320, असिस्टेंट इन ED की कट ऑफ 320। अरे सबकी कट ऑफ 320 पे लगा रखी है। इससे पता है क्या होगा, जिन ज्यादातर बच्चे चाहेंगे कि CSS उनको मिले, तो जिनकी एज ज्यादा है, डेट ऑफ बर्थ जिनकी ऊपर की है, उनको CSS दे देंगे। जो थोड़े से नए हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ कम है, यानी कि यहां पे ये डिसाइड करने के लिए कि किसको ASO मिलना चाहिए 320 वाले को और किस 320 वाले को असिस्टेंट मिलना चाहिए, वहां पे डेट ऑफ बर्थ यूज करी जाएगी। अरे क्वेश्चंस का अकाल पड़ गया है क्या? अरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर बढ़ा लें तो ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा कि सेम नंबर पे 4-4, 5-5 कट ऑफ चले जाएं। सेम नंबर पे 4-4, 5-5, एक नंबर पे ऐसा नहीं हुआ है। ये आप देखिएगा 316 पे असिस्टेंट इन IMD 316, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इन MEA 316, असिस्टेंट 316 ये कंज्यूमर अफेयर्स का, रिसर्च असिस्टेंट 316। अरे 316 को ही पकड़ लिया। इससे फिर क्या होगा कि फिर से डेट ऑफ बर्थ चेक करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा कम हैं कि SSC को एक नंबर पे 4-4, 5-5 पोस्ट की कट ऑफ लगानी पड़ रही है। क्या ये फेयर है? अरे आप इतना क्वेश्चंस रखिए ना जिससे कि सब पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ तो दिखे एटलीस्ट। जिसको एक्साइज मिल रहा है और जिसको TA मिल रहा है उसके बीच में एक क्वेश्चन का अगर गैप रह जाएगा, जैसे अगर आप ये देखो एक्साइज इंस्पेक्टर, अगर हम यहाँ पे देखें तो इंस्पेक्टर PO है, इंस्पेक्टर एक्साइज वाला यहीं पे होगा, CGST वाला 310 पे कट ऑफ है एक्साइज इंस्पेक्टर की, ठीक है। अगर हम यहाँ पे TA की कट ऑफ देखते हैं तो कितनी है भाई, तो TA की कट ऑफ आपकी कितनी गई है CBIC में 303 है, यानी कि 7 नंबर, लगभग 2 क्वेश्चन का गैप है। पता है पूरे जिंदगी जो यहाँ पे TA का काम करने वाला और वहां पे एक्साइज इंस्पेक्टर का करने वाला है, पता है उसको क्या फील होता रहेगा? वो जो सीनियर है, एक जो 4600 ग्रेड पेपर और एक जो 2400 ग्रेड पेपर है, उसको पता है क्या लग रहा होगा कि यार ये ना कुछ नहीं है, ये बेसिकली सिर्फ 2 क्वेश्चन का फर्क था मेरे और इसके बीच में। तो ना जो सीनियर है उसको सीनियोरिटी का फील भी तो तभी आएगा ना जब वहां पर डिफरेंस होगा। अगर पुराने एग्जाम्स में आप देखोगे ना तो कितना डिफरेंस है, यहाँ पे TA की 526 है, वहीं पर अगर एक्साइज की आप देखोगे ना तो कितनी गई होगी आपकी सेंट्रल साइज प्रिवेंटिव, ये रहा 559 और ये, यानी कि लगभग कितने नंबर का फर्क है? 35 नंबर का, या लगभग मान लो 33 नंबर का। 33 नंबर पता है कितने हो गए? पहले कितने का था? 1.5 नंबर का था, यानी कि 20 क्वेश्चन से भी ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। 20 क्वेश्चन में फिर भी लगेगा कि यार इसके 20 क्वेश्चन ज्यादा सही थे इसलिए इसको एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है और मेरे को TA मिला है। 2 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन का डिफरेंस आप देख रहे हो, यानी कि ये जो अभी करंट में जो आपका पूरा का पूरा पैटर्न है, इस पैटर्न में एक्चुअली में नुकसान है और आप ही लोगों का, जितना जेन्युइन बच्चे हैं ना उन लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान है। इसको सही करने का एक ही तरीका है, मैं ये नहीं कहता हूं कि डिस्क्रिप्टिव लेके आओ, SSC को डिस्क्रिप्टिव नहीं लाना चाहिए क्योंकि वो अपने आप में खराब चीज है, क्योंकि उसकी चेक करने में ना बहुत सारे सब्जेक्टिविटी आ जाती है कि किसको ज्यादा नंबर मिल गए किसको कम मिल गए। लेकिन जो मेंस का पेपर है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेंस से आप रीजनिंग को हटा दो या GS को हटा दो ना, जो पैटर्न आपने अभी रखा है वैसा ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो जैसा पहले था पहले जैसा ले आओ, मैं कहता हूं पहले जैसा नहीं लाना, अभी जैसा रखना अभी जैसा रखो, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए जिससे कि एक फेयर चांस मिले। एटलीस्ट आपका ना 300 से 400 क्वेश्चंस मिनिमम होने चाहिए जिसके बेसिस पे सिलेक्शन हो। एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ 130 हैं और उन 130 में भी ना इतने आसान क्वेश्चन कुछ होते हैं कि वो बेनिफिट टू ऑल के बराबर है। 10-11 क्वेश्चंस तो SSC खुद से बेनिफिट टू ऑल कर देता है गलत देके उन 130 में से। उसके अलावा लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मिनिमम, बल्कि में ज्यादा, अगर मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश को देखा जाए तो लगभग 30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेंस तक पहुंचा है वो तो पक्का सही करेगा ही करेगा, उसमें उसके गलत होने का चांस ही नहीं बनता है। तो उसके बाद में जिन क्वेश्चंस के बीच में ना डिसाइड होना है कि किसका सही है किसका गलत है, वो क्वेश्चंस ही बहुत कम है, इसीलिए लक फैक्टर ना बहुत ज्यादा प्रिवेल कर जाता है। इसीलिए आज आप देख रहे होंगे कि एक बच्चा जो मॉक में लगातार बेहतरीन स्कोर कर रहा था उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि पेपर में उस दिन उसका लक काम नहीं करा। मैं कहता हूं ना लक फैक्टर को आपको ना कम करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे आज SSC के लिए ना आज बहुत सारे लोग आके कह देंगे कि अब SSC गलत क्वेश्चन नहीं देगा, अब ये नहीं देगा वो नहीं देगा। गलत क्वेश्चन कभी रुकेंगे नहीं, गलत क्वेश्चंस को ना हम कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि SSC आज ही गलत नहीं दे रहा है। SSC ने 2016 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में हर साल गलत क्वेश्चन दिए, लेकिन तब फर्क नहीं पड़ता था।
ये 23 में और 24 में ही इतना बड़ा फर्क क्यों पड़ रहा है कि बार बार बच्चों को कोर्ट जाना पड़ रहा है? क्योंकि एक क्वेश्चन की वैल्यू ना पता है कितनी है, एकदम ऊपर नीचे। जहां पे दो क्वेश्चंस के ना आंसर चेंज हो जाते हैं, वहीं पे जिस बच्चे को एक 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिलने वाली थी वो सिलेक्शन की कैटेगरी से बाहर हो जाता है। जिस शिफ्ट में दो क्वेश्चन बेनिफिट टू ऑल हो गए, उस शिफ्ट का ऑटोमेटिकली एवरेज बढ़ जाता है और दूसरी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में जबरदस्त फायदा मिल जाता है। ये सब चीजें कैसे हट सकती हैं? अगर हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो, हम नंबर ऑफ जो गलत क्वेश्चंस है ना उनको अगर खत्म नहीं कर सकते हैं तो उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज जरूर कर सकते हैं। आई होप अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकल सोच पाते हैं ना तो ये बातें आपको समझ आ रही होंगी कि हम किस तरीके से इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो न्यूट्रलाइज कैसे किया जाएगा वो मैंने आपको बताया है। अगर मान लीजिए 400 क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो बेनिफिट टू ऑल होने पे ना बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे 130 क्वेश्चन में से आपके 5-6 क्वेश्चन बेनिफिट टू ऑल हो जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन सारी की सारी प्रोसेस की ऐसे मार के रख देता है। और इवन बिना नॉर्मलाइजेशन के भी, क्योंकि कट ऑफ का जो डिफरेंस है ना वही 9 क्वेश्चन का है यार। टॉप कट ऑफ और बॉटम कट ऑफ में डिफरेंस 9 क्वेश्चन का है और वहां पे 9 क्वेश्चन आपके बेनिफिट टू ऑल हो जाएंगे। तो वो तो जो बच्चा सेलेक्ट होने वाला था उसको तो वैसे ही गिरा दिया उसने, या जिसका सिलेक्शन नहीं होना था उन 9 क्वेश्चन के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा उसका। और न सिर्फ सिलेक्शन हो जाएगा बल्कि उसको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, टॉप लेवल की पोस्ट मिल जाएगी। तो ये जो पैटर्न है ना इसमें फ्लॉ है। अब आप में से कुछ बच्चे मुझे गाली भी देंगे, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई आदमी ऐसे आपके भले की बात करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको गाली पड़ना बड़ा लाजमी है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि अगर क्वेश्चन बढ़ गए तो हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। एकदम रिडिकुलस सी बात है यार, मतलब ये तो एकदम ना इलॉजिकल सी बात है। अगर आप सच में ऐसी बातें कर रहे हो ना आज कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने से आपको पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी, भाई पेपर ना देने मत जाओ। बेशक आपकी तैयारी है नहीं एसएससी लायक, आपका ना माइंडसेट ही नहीं है उतना। अगर हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस सेम है, सिलेबस तब भी उतना था, सिलेबस आज भी उतना है। जब आपके प्री और मेंस में इतने सारे क्वेश्चंस थे, 400 क्वेश्चंस थे, तब भी आपको इतना ही मैथ्स पढ़ना होता था और आज भी आपको उतना ही मैथ्स पढ़ना होता है। तो ये वाला लॉजिक मत लेके आ जाना प्लीज कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ना बी लॉजिकल और कमेंट बॉक्स में ना गाली वाली मत देना। ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने रखा है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि क्या पैटर्न चेंज हुआ है, द आंसर इज नो। क्या पैटर्न पक्का चेंज होगा, द आंसर इज नो। पक्का चेंज होगा ऐसा नहीं है, संभावनाएं बहुत सारी हैं, ठीक है। और उन संभावनाओं में मैं भी ये चाहूंगा कि अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि इस पैटर्न में एक्चुअल में बदलाव की जरूरत है। बदलाव में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नया सब्जेक्ट ले आओ या किसी सब्जेक्ट को बढ़ा दो या किसी सब्जेक्ट को कम कर दो, नो। मैं ये कह रहा हूं कि जस्ट हर सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दो। जब क्वेश्चंस ज्यादा होंगे ना तो आपके पास में वैरायटी ज्यादा होगी, आप डाइवर्स टॉपिक से पूछ सकते हैं, आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पे बच्चे को टेस्ट कर सकते हैं, आप बच्चे का जो नॉलेज है ना उसको चेक कर पाएंगे रेदर देन उसका लक। अभी तो लक एसएससी चेक करता है कि किसका लक बेहतर है, जिसका लक बेहतर है उसका सिलेक्शन है। और अगर आपको लगता है कि लक के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आज अगर आपके साथ भला हुआ है तो कल आप ही के साथ बुरा हो जाए। तो लक भाई कभी हमेशा किसी एक का नहीं रहता है, वो हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए ऐसी चीजों को कभी सपोर्ट ना करें जो फेयर ना हो। जो चीजें फेयर हैं, जो एक्चुअल में किसी बच्चे के लिए फेयर काम है, उस चीज को सपोर्ट करें, ना कि किसी भी फालतू की चीज को। मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखाना चाहता हूं कि बाकी एग्जाम्स में क्या होता है। एसएससी सीपीओ का एग्जाम आपने देखा है, प्री और मेंस दोनों के मिला के 400 क्वेश्चन है। 400 क्वेश्चन के बेस पे सिलेक्शन होता है, 400 क्वेश्चंस के बेस पर सिलेक्शन होता है। ये एसएससी सीजीएल की बात है, ठीक, मतलब सीपीओ की। यूपीएससी सीडीएस की बात आपको बताऊं, ऑब्जेक्टिव पेपर 340 क्वेश्चन का होता है। 340 क्वेश्चन के बेस पे सिलेक्शन होता है। सिर्फ 4 तरीके की तो पोस्ट है इसमें, 340 क्वेश्चन के बेस पे 4 तरीके के लोग सेलेक्ट करने। और उसके बाद में एसएसबी जो है, जो कि सबसे मुश्किल काम है, वो अलग रहा। एसएससी में 130 क्वेश्चन पे 70 पोस्ट पे सिलेक्शन दे रहे हैं। इसके अलावा और देख लीजिए, यूपीएससी एनडीए 270 क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा एसएसबी अलग से भाई साहब। इसके अलावा और अगर बात करें थोड़ी सी टीचिंग एग्जाम्स वगैरह की, तो देखो जी, ये पीआरटी वाला 100 और 200 क्वेश्चन हो गए। यहां पे देखेंगे 100 और 200 क्वेश्चन हो गए। टीजीटी वाला, अगर हम पीजीटी की बात करें 100 और 200, हो सकता है इनमें से कुछ आपके एग्जाम क्वालिफाइंग हो, आई डोंट नो, मुझे टीचिंग एग्जाम्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है भाई, ठीक है। तो वो आप देख लेना, कहीं पता चले मेरे को गाली देते मिलो, तो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है टीचिंग एग्जाम्स के बारे में। और ये भी 180 क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ एसएससी और रेलवे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहते हैं। क्यों कम रहते हैं, आई डोंट नो। क्या कम रहने चाहिए, मैं तो कहता हूं नहीं रहने चाहिए।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस एटलीस्ट उतने होने चाहिए कि जिससे कि फेयर सिलेक्शन हो सके। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, लाइक करें, शेयर करें। और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपका वेंडर का पॉइंट है कि कौन सा वेंडर आने वाला है, एग्जाम कितना डिले होगा, कितना नोटिफिकेशन डिले होगा, कौन सा एग्जाम कब होने की संभावना है, और कितनी आपकी टोटल वैकेंसीज आने वाली हैं, इन सब पे भी मैं बहुत जल्दी वीडियोस लेके आऊंगा। तो आपको इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज के आज और अभी के अभी कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा सॉलिड कंटेंट आपको मिलने वाला है एग्जाम से रिलेटेड। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।